नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उपस्थित हुआ आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स नवंबर 2023 में राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित एक नई वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कहां-कहां यूजफुल होगी, यूपीएससी पीसीएस के आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, ये आप देख लीजिएगा। और कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। साथ ही कुछ और वीडियोस के लिंक है, उसको आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता हो कि चैनल आपके लिए कुछ काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए करंट अफेयर्स नवंबर 2023 में राष्ट्रीय घटनाक्रमों को डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों पहली न्यूज है सिक्यारा बडकोट सुरंग। काफी इंपॉर्टेंट होगी न्यूज आपके लिए। आइए चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निर्माणाधीन सिक्यारा बडकोट सुरंग क्या हुई, ढह गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए। समझ में आया आपको कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंदर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसके किनारे एक सुरंग निर्माणाधीन थी, जिसका नाम है सिक्यारा बडकोट सुरंग। वो सुरंग ढह गई, जिसके अंदर कुछ 41 के आसपास जो श्रमिक थे वो फंस गए थे। ठीक है, अब ये चर्चा में विषय कह सकते हैं कि सिक्यारा बडकोट सुरंग चर्चा में क्यों रही। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये है कि दोस्तों सिक्यारा बडकोट जो सुरंग है वो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना उसी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इस सुरंग के निर्माण का जो टेंडर है वो भारत सरकार का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास लिमिटेड। इसने इस जो टेंडर है सुरंग का उसको दे रखा है हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को। ठीक है, याद रहे ये टेंडर किसको दिया गया, दिया किसने, ये याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्रालय है उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है NHIDCL, उसने हैदराबाद की एक कंपनी को जिसका नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, उसको इसका टेंडर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब इसकी लंबाई की बात करें तो 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है चार धाम परियोजना का हिस्सा है, आपने पहले ही देख लिया। इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तराखंड में चार प्रमुख जो हिंदू तीर्थ स्थल है, पहला जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों जो तीर्थ स्थल हैं उनके बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है चल रही है चार धाम परियोजना। ठीक है दोस्तों, उसी परियोजना के अंतर्गत ये सुरंग बन रही थी, सिक्यारा बडकोट सुरंग। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। दोस्तों अब सुरंग ढह गई थी तो इसके ढहने का कारण जो है पता नहीं चला था, लेकिन संभावित कारण जो हो सकता है वो ये दो कारण है इसमें। जैसे कि सुरंग के मुहाने से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर जो ढके हुए भाग थे उसमें अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा हो सकता है, जिसका निर्माण के दौरान पता हमें नहीं चला था और वो ढह गई। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कि इस क्षतिग्रस्त चट्टान से जल का रिसाव हुआ हो, जो समय के साथ ढीले चट्टानी कणों को नष्ट कर देता है। उसने सुरंग संरचना के ऊपर एक अदृश्य रिक्त स्थान बना दिया था, इसलिए सुरंग ढह गई। ठीक है, अब दोस्तों 17 दिनों से 41 मजदूर वहां पर फंसे थे, जिनको एक विशेष विधि जिसको रेट होल माइनिंग कहते हैं उसका सहारा लेकर के इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर सकुशलता पूर्वक निकाल लिया। चलो ये तो हुई न्यूज जिसकी हमने बात की। अब जिस विधि से निकाला वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेट होल माइनिंग ये क्या है देखते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये बताऊं कि माइनिंग का एक तरीका है। ठीक है, खनन, माइनिंग मतलब खनन, खनन का एक तरीका है, खनन का एक तरीका है रेट होल माइनिंग। कई तरीकों में से मिलाकर एक तरीका है। अब ये दोस्तों जो रेट होल माइनिंग है ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में काफी समय से काफी प्रचलित रहा है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल दोस्तों सकरी क्षेत्रों में कोयला निकालने के लिए किया जाता था। जैसा कि आप इमेज में कुछ मजदूरों को आप देख रहे हैं, यहां से आप समझ सकते हैं कि जैसे रेट मतलब चूहा, चूहा जैसे गड्ढा करके ऐसे क्षैतिज गड्ढा बनाते हुए चले जाते हैं, एक होल जैसा बिल बनाते हैं, उसी तरह से बिल बना करके यहाँ से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इमेज के माध्यम से कम रेट होल माइनिंग जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए इस न्यूज में इतना ही, और पहले ही बता देता हूं दोस्तों ये न्यूज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लेके चलिएगा, बार बार वीडियोस देख के इसको
रिवाइज करने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। दोस्तों हमारी अगली न्यूज है मेरा माटी मेरा देश। अब ये क्या है, एक प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करेंगे और ध्यान पूर्वक आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को। आजादी का अमृत महोत्सव, यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है, इसी से रिलेटेड है मेरा माटी मेरा देश, तो इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों मेरा माटी मेरा देश अभियान जो है उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जन भागीदारी की भावना में दोस्तों इस अभियान में देश भर में पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई गतिविधियां और समारोह मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत शामिल है। अब दोस्तों जो आजादी का अमृत महोत्सव है ये भी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, उसी तरह से मेरा माटी मेरा देश भी विभिन्न कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से ले करके स्थानीय स्तर के उत्तरदायी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें से मतलब इसमें क्या किया जाएगा कि जन भागीदारी की भावना जो है, पब्लिक पार्टिसिपेंट के इमोशंस को जो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरा माटी मेरा देश अभियान में जो है अमृत कलश यात्रा भी शामिल है। अब अमृत कलश यात्रा भी आप लोगों को देखनी है, ये भी एक न्यूज है। जैसे मेरा माटी मेरा देश, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अमृत कलश यात्रा क्या है, तो ये देख लीजिएगा अमृत कलश यात्रा क्या है। तो इसमें क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों से मिट्टी और चावल के दानों का संग्रहण इसमें शामिल है, जिसे ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये भी मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम है, याद रखिएगा दोस्तों। ब्लॉक जो है अब आगे कलश यात्रा में देखेंगे कि ब्लॉक के सभी गांवों को मिलाया गया है और फिर राज्यों की राजधानी तक, फिर राज्य स्तर से हजारों अमृत कलश यात्रियों के साथ मिट्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भेजी जाती है। ठीक है, तो एक जन भागीदारी और अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रमों की ये एक श्रृंखला है, अभियान है, चलाया जा रहा है, जिससे देश के अंदर जो है वो राष्ट्रीय सौहार्द मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा माटी मेरा देश में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी के अमृत महोत्सव के समापन जो कार्यक्रम है उसके रूप में की गई थी। तो आजादी का अमृत महोत्सव का समापन हो चुका है। अब भारत में दोस्तों आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव देश में शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा कि आजादी का अमृत महोत्सव शुरू कब किया गया था। तभी से दोस्तों पूरे देश में उत्साही सार्वजनिक भागीदारी के साथ 2 लाख से भी अधिक कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया गया। तो मैंने बताया कि राष्ट्रीय सौहार्द का एक माहौल पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव चलाया गया था 12 मार्च 2021 को। उसी तरह से अब मेरा माटी मेरा देश एक अभियान भी चलाया जाएगा। दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव पर मैं एक बहुत ही विस्तार पूर्वक सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो जो कार्यक्रम चलाए गए देश में, उन कार्यक्रमों को मैंने पूरा विस्तार पूर्वक उसमें कवरेज करने की कोशिश की है। तो वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा। दोस्तों एक और कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत, जैसे मेरा युवा भारत। तो मेरा युवा भारत दोस्तों देश के युवाओं के लिए वन स्टॉप संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मेरा युवा मेरा भारत ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि कब कैसे शुरू हुआ था अमृत महोत्सव। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2022 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जो कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोध था, एक अहिंसक विरोध के लिए एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में ले जाना चाहूंगा, जब राष्ट्रीय देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हमारे जो राष्ट्र के पुरोधा थे, जिनमें बापू गांधी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, ये आपको दांडी मार्च जो 1930 में किया गया था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी देश में, उसी की एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है।
तो दोस्तों जिस दिन जो है दांडी मार्च शुरू हुई थी, जिसके बाद में दांडी मार्च में जब दांडी में बापू ने नमक कानून को भंग करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी दिन को यादगार बनाने के लिए जो है दोस्तों शुरू किया गया था अमृत जो है महोत्सव। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसी चीज के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको घटनाएं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए इस घटना के बाद अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जो है ये न्यूज होगी आपके लिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम से कम 95% है। इस घटना के मतलब ये जो न्यूज डिस्कस करूंगा उसके पूछे जाने की इस वर्ष के एग्जामों में 95% चांसेस है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो आइए कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, दूसरा है केरल का कोझिकोड। इन दोनों को दोस्तों यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन के अंतर्गत शामिल किया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वो संगीत श्रेणी के अंदर इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। ठीक है, तो ग्वालियर ने किस लिए ये सूची में जगह बनाई, तो संगीत के लिए। ठीक है, अब वहीं केरल का जो कोझिकोड है दोस्तों, कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में इस सूची के अंदर जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखनी। मध्य प्रदेश किस के अंतर्गत आया है, संगीत श्रेणी के अंतर्गत, और कोझिकोड साहित्य श्रेणी के अंतर्गत। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये यूसीसीएन है क्या। तो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का जो नेटवर्क है दोस्तों उसकी स्थापना 2004 में ही। अब उस स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं और नीति निर्धारण में उन कारकों को स्थान देते हैं। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 11 का उद्देश्य क्या है, सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 11 भी आपको समझ में आ गया। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का जो नेटवर्क है उसकी स्थापना कब की गई थी ये भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों जो यूसीसीएन है उसमें कुछ अन्य भारतीय शहर भी शामिल है, जिनमें 2015 के अंदर दोस्तों जयपुर को शामिल किया गया शिल्प एवं लोक कला के लिए। याद रहे जयपुर को 2015 में शिल्प एवं लोक कला के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद वाराणसी को संगीत की श्रेणी में 2015 में ही शामिल किया गया। फिर चेन्नई को दोस्तों संगीत की श्रेणी में 2017 में शामिल किया गया। फिर मुंबई को दोस्तों फिल्म के लिए 2019 में शामिल किया गया। हैदराबाद को दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में इस नेटवर्क के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद श्रीनगर को दोस्तों शिल्प एवं लोक कला के लिए 2023 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया। तो अब दोस्तों कुल 8 भारतीय शहर हैं जो यूसीसीएन के अंतर्गत शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो 8 शहर याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो कोझिकोड है केरला का, कोझिकोड यूनेस्को की साहित्य का जो है साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाला ये भारत का पहला शहर है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जिस शहर को शामिल किया गया उसमें भारत का पहला शहर ये कोझिकोड है। ये एकमात्र शहर है जिसको साहित्य के लिए जो है यूसीसीएन के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों इस शहर में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों की मेजबानी का एक लंबा इतिहास है, जैसे कि केरल साहित्य महोत्सव जो कि एशिया में सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सवों में से एक है। 2015 में दोस्तों वाराणसी के बाद यूनेस्को द्वारा संगीत की नगरी के रूप में नामित होने वाला ग्वालियर जो है वो भारत का दूसरा शहर है। शहर को दोस्तों व्यापक रूप से भारतीय इतिहास के सबसे महान संगीतकारों कंपोजरों में से एक तानसेन का जन्मस्थल माना जाता है, जो कि सम्राट अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे तानसेन। तो ग्वालियर किस लिए फेमस है ये भी जान लीजिएगा, और ग्वालियर संगीत का एक घराना भी है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी आपको यूनेस्को के क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज के अंतर्गत भारत के संबंध में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूज है पीएम जनमन
ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ही मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देता हूं, क्योंकि ये बहुत अधिक जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोसाइटी की एक वल्नरेबल जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम जनमन स्कीम। इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको हम पीएम जनमन बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है पीएम जनमन की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले से की गई है और यह प्रणाली दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ये जो अभियान है पीएम जनमन जो अभियान है ये दोस्तों 2023 से 26 तक लागू रहेगी। दोस्तों पीएम जनमन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी में इस अभियान की घोषणा की थी। खूंटी झारखंड में है ये आप जानते हैं, लेकिन कब की, तो जनजातीय गौरव दिवस आया था उस पर जो है प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब आपसे एक सवाल करता हूं मैं कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है सवाल मैं आपसे करता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आना चाहिए। यदि आप एक जागरूक अभ्यर्थी हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जो समूह हैं जिनको हम पीवीटीजी बोलते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए पीएम जनमन अभियान चलाया गया। आपको ये भी समझ आ गया कि ये जो पीएम जनमन है वो किस लिए चलाया गया, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इसके बारे में, इस अभियान के बारे में बजट 2023-24 के अंदर भी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पीएम जनमन स्कीम आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं पीएम जनमन की। दोस्तों पीएम जनमन जो है वो पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक जो बेहतर पहुंच है सुनिश्चित कराने, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का ये अभियान है पीएम जनमन अभियान, ठीक है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण जो है अभियान प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा यदि इस जो महाअभियान का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से पारदर्शी पूर्ण तरीके से हुआ तो। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल 10.45 करोड़ थी, जिसमें दोस्तों 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहले वर्गीकृत किया गया है। इन दोस्तों पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है दोस्तों, पीवीटीजी एक अनुसूचित जनजाति उपवर्गीकरण या अनुसूचित जनजाति के ही ये घटक है। अब 1973 में दोस्तों डेबर आयोग आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डेबर आयोग 1973 में आया, जिसने दोस्तों इन क्लास को एक पीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में परिभाषित किया था। फिर भारत सरकार ने 2006 में पीटीजी का नाम बदल करके पीवीटीजी रख दिया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो पीएम जनमन अभियान है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैंने विस्तार पूर्वक अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में एड ऑन करते हुए बताने की कोशिश की। आई होप आपके एग्जाम के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस हमारे वीडियो में आज में इतना ही। अब आप लोगों से प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप लोग जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा रहा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपकी इच्छा होगी तो। लेकिन हाँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों ये जो वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल और ये हमारी जो घटना क्रम की एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, वो अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे घटना चक्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो यूपी पीसीएस के पहले जो आई दृष्टि नाम से एक बुक निकालते हैं, आई दृष्टि नाम की, उस बुक को मैं भी दोस्तों पढ़ रहा हूं।
उस बुक के अंदर मैंने देखा कि ये जो मेरे वीडियोस होते हैं, जहां से भी मैं इन्हें डिजाइन करता हूं, कई कई अलग अलग वेबसाइट से, पीआईबी से, जगह जगह से मैं न्यूज निकाल के यहाँ पर आपके लिए कंपाइलेशन एक वीडियो का लेके आता हूं, तो इसके पीछे काफी मेहनत होती है। तो इस वीडियो के अंदर जो मटेरियल है, जब मैं यूपी पीसीएस के लिए प्रकाशित दृष्टि से इसको जब मिला रहा था, तो देखा मैंने दृष्टि में वही सारी न्यूज दी हुई है जो न्यूज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इन वीडियोस के माध्यम से। और दोस्तों ये लगातार एक सीरीज में जून 2023 से ही चला रहा हूं, जून 2023 से ही। और अब हम दोस्तों नवंबर में आ पहुंचे हैं, शीघ्र ही हम जनवरी तक का करंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को जो एक एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनाई गई है, उसको जाकर के आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। समसामयिक घटनाक्रम नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो यहां पर आपको ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी जाएंगी न्यूज ही देख करके। तो आप अगर वीडियोस को अगर आप अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।